दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हम वफा की चाहत रखते थे लेकिन वफा तो छोड़िए यहाँ तो बेवफाई भी बहुत मुश्किल से देखने के लिए मिली है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 की या फिर उस फिल्म की जो कि 300 से 400 करोड़ के बजट को लेकर बनी है लेकिन 30 रुपए का भी थ्रिल नहीं दे पाई है। स्पाई यूनिवर्स का सपोजली बिगेस्ट एक्शन स्पेक्टिकल, लेकिन रिजल्ट क्या निकल कर आया है? स्टाइल का ओवरडोज, सब्सटेंस का अंडरडोज और बीच में हम ऑडियंस जो थिएटर में पॉपकॉर्न खाकर ये सोच रहे थे कि बॉस इसमें वॉर कहाँ है। देखिए, जब आपके पास में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे नॉर्थ प्लस साउथ के मेगा सुपरस्टार्स हों प्लस एक ऐसा बजट जो कि पूरे मुंबई के मरीन ड्राइव को गोल्ड प्लेटिंग करा दे तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। प्लस जब आपकी मूवी एक सीक्वल हो, एक स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा हो और आपके फर्स्ट पार्ट ने बड़े बड़े धमाके किए हों, तब आपसे एक बार फिर से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर धमाके से ज़्यादा एक तरीके से फुस्सी बम निकल कर सामने आया है, या चलो फुस्सी बम कहना गलत है, तो धमाके के नाम पर एक पटाखा है, बस और कुछ भी नहीं है। सेटअप मूवी का ठीक ठाक था, ये मानना पड़ेगा। स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है पहले के स्पाई यूनिवर्स से, लेकिन टेम्पो वही सेम ओल्ड है। जैसा एक ही गाना आप रिपीट मोड पे सुन लो, कभी उसको तेज करके कभी उसको धीमे करके। आपको लगता है कुछ नया आप देख रहे हो, पर 10 मिनट में आपको समझ में आ जाता है, अरे भाई ये तो वही टेम्पलेट, बस कॉस्ट्यूम यहाँ पर बदल गए हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, रियलिटी कुछ और निकल कर आई है, इसीलिए इस दिल में इतना दर्द हो रहा है। यकीन मानिए, मैं इस मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखा हुआ था क्योंकि जूनियर एनटीआर प्लस ऋतिक रोशन ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। लेकिन जूनियर एनटीआर को जो यहाँ पर ट्रीटमेंट मिला है, जूनियर एनटीआर के फैंस लिटरली थिएटर के बाहर आकर एनटीआर के लिए मतलब बुरा ही सोचेंगे कि यार तुमने ये क्यों ही कर दिया। जूनियर एनटीआर को एक्चुअली में इस मूवी में एक साइड रोल देकर रख दिया है और कुछ भी नहीं। एक्चुअली में ये कहना सही होगा कि ये मूवी नहीं बल्कि सिनेमा के खिलाफ एक जुर्म है। स्टोरी थोड़ी अलग जरूर है स्पाई यूनिवर्स के यूजुअल फार्मूला से, जो कि पोटेंशियल दिखा सकती थी। इंट्रो सीक्वेंसेस अच्छे हैं, एक बढ़िया सा मस्त डांस नंबर भी है जनाबे अली, इसको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, और कुछ ट्विस्ट भी हैं। लेकिन पोटेंशियल तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी जिम की मेंबरशिप जैसा है दोस्तों, बस नाम का है काम का नहीं। कहानी भी वही पुरानी रिसाइकल स्पाई ड्रामा है, इसका प्रेजेंटेशन अलग तरीके से करने की कोशिश करी गई है, लेकिन इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड कि ये वही पुराना ड्रामा है। आधे फिल्म में ही आप ट्विस्ट को प्रेडिक्ट करने लगोगे जैसे आप खुद कोई बाबा वांगा हो। इंटरवल के बाद के ट्विस्ट की अगर बात करें तो वो बिल्कुल फ्लैट हैं, जैसे कोई ठंडा सोडा हो। एंड पेसिंग की बात करें तो पेसिंग आपको पसंद नहीं आएगी। मुझे लगता है इस तरह की मूवीज़ में जिस तरह की पेसिंग होनी चाहिए वो यहाँ पर थी नहीं। और मैंने अभी तेहरान भी देखी थी मॉर्निंग में, तो तेहरान की जो पेसिंग है ना वो मच बेटर है, और जॉन अब्राहम ने उसमें मच बेटर काम भी किया है। अब अगर हम बात करें एक्शन की, क्योंकि पेसिंग के बाद एक्शंस की बात आ जाती है, तो देखिए किसी भी एक्शन फिल्म में जो मेन चीज़ें होती हैं वो होती है वीएफएक्स, एक्शन और फिर कहानी, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें। लेकिन वॉर 2 में ये तीनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग है। जैसे एग्जाम से आजकल बच्चे मिसिंग होने लगे। एक्शन सीन्स तो इस फिल्म का दिल होना चाहिए थे, क्योंकि वॉर एक है ही हाई एक्शन ऑक्टेन ड्रामा मूवी, लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें पूरी फ्लैट हो गई हैं। ट्रेन के ऊपर की फाइट होनी थी, एयरप्लेन और बॉम्बर जेट्स का सीक्वेंस होना था, और दुबई में बोट का चेज होना था। मतलब जो चीज़ें हम लोगों ने सोची थी इस मूवी को लेकर वो सब चीज़ें इसमें हैं, और ये सुनने में बहुत कूल भी लगता है। लेकिन जब आप इसको देखने जाएंगे ना, तब आपको हंसी आ जाएगी या फिर आपको गुस्सा आ जाएगा, या फिर हो सकता है आप किसी कोने में बैठ के अपने गुस्से को दबाते दबाते अपनी हंसी को रोक लें। वीएफएक्स मतलब एआई इससे बहुत बेटर ग्राफिक्स के ऊपर काम कर सकता है आज की तारीख में, और इसीलिए बस मैं कंफ्यूज हूँ कि आखिर 400 करोड़ रुपए आयन मुखर्जी ने खर्च कहाँ किए। इतना बड़ा बजट है और विजुअल्स इतने खराब। एक्चुअली में ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि यार इनको शर्म आनी चाहिए। बोट चेज तो जैसे लगता है कि जैसे किसी बच्चे ने क्रेयॉन से कोई ड्राइंग बना दी हो। एंड टॉकिंग अबाउट द लॉजिक, एक फ्लैशबैक सीन में ऋतिक और एनटीआर का चाइल्डहुड मुंबई में जिस तरीके का दिखाया जाता है वही आपको बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगने लगेगा। 30 साल पहले क्या मुंबई वैसा था, ये वाकई में आप सोचने मजबूर हो जाओगे। मतलब अयान मुखर्जी मुंबई को लेकर क्या सोच रहे थे, एक सोचने वाली बात है अपने आप में। प्लस ऋतिक का कैरेक्टर कबीर, बचपन में उसकी जो स्किन है वो पूरी विटिश है, काली काली आंखें हैं, लेकिन बंदा जैसे ही बड़ा होता है उसकी स्किन एकदम फेयर हो जाती है ग्रीक गॉड के जैसे, और आंखें हरी हो जाती हैं। मतलब ये स्पाई यूनिवर्स में आप कोई फेयरनेस क्रीम का ऐड चला रहे हो तो वैसा बता दो। डिटेलिंग इतनी ज़्यादा डल है कि कभी कभी हैरानी हो जाती है कि भाई कैमरे में तुमने रील भी डाली थी या ऐसे ही बना ली। देखिए, अगर स्टार्स की हम बात करते हैं तो ऋतिक रोशन एज कबीर वो एक्चुअली में ग्रीक गॉड जैसा ही दिखता है, लेकिन क्या आप सिर्फ उसके ग्रीक गॉड दिखने के दम पर पूरी मूवी चला दोगे? एंड क्लाइमैक्स में उसकी एक्टिंग बहुत सॉलिड भी है, लेकिन जब स्क्रिप्ट इतनी बुरी हो तो कोई बंदा अपनी एक्टिंग से भी मूवी को नहीं बचा सकता। जापान का जो एक्शन सीक्वेंस है
वो वाक़ई में इतना ख़राब कोरियोग्राफ किया गया है, जैसे उन्होंने मतलब बोल दिया ऋतिक को कि भाई तू तो बस भाग और कूल लग, और कुछ नहीं। मतलब क्या करना चाह रहे हो यार आप एक्शन के नाम पे? सेम विद जूनियर एनटीआर टू। मतलब उनके फैंस का यहाँ पर दिल टूट जाएगा। उनका कैरेक्टर रघु बिल्कुल साइड में रखा गया है। एंट्री सीक्वेंस जो कि जूनियर एनटीआर का एक बड़ा मूवमेंट होना चाहिए था, जिसको कि ये लोग कैप्चर कर सकते थे, उसको बिल्कुल मिसफायर कर दिया गया है। इवन सेकंड हाफ में अगर मैं बात करूं तो जूनियर एनटीआर बस एक एक्स्ट्रा जैसा दिखाई पड़ रहा है। एनटीआर की हिंदी डिलीवरी और एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आपको देखकर लगेगा कि यार जूनियर एनटीआर ने अपने लेवल पर बहुत मेहनत करी है। लेकिन फिर वही स्क्रिप्ट ने उनको इतना वेस्ट किया है जैसे इंटेंशनली उन्हें फेल करना था। ये जूनियर एनटीआर है भाई, इसको मतलब आप सर का ताज दो, आप साइड किक रोल नहीं दे सकते। एंड सेम विद कियारा आडवाणी, अनिल कपूर टू। इनको तो एक्चुअली में तुम जाकर पूछो कि भाई ये सेट पे ही क्यों आए थे। विलन का जो ग्रुप है उसका नाम कली है, उसको मतलब आप काली भी बोल सकते थे, लेकिन कंट्रोवर्सी टाइप की वहां पर कुछ एक बात हो सकती थी, तो इसलिए उसको ऐसा कुछ कर दिया गया है। लेकिन ना तो डेप्थ है ना कोई डर है, बस कुछ सूट बूट वाले बंदे इंडिया को खत्म करने की वाली बातें कर रहे हैं। और आपको यही सोच के लगेगा कि यार ये तो कितनी ओरिजिनल बातें हैं ना। अयान मुखर्जी जो कि भाई एक बेहतरीन डायरेक्टर है, सिद्धार्थ आनंद को हटाकर अयान मुखर्जी को कमान दी गई थी इस मूवी की। मतलब आप एक बार बताओ कि भाई आपको हुआ क्या है? ये जवानी है दीवानी, ब्रह्मास्त्र, आपने बहुत अच्छी मूवी बनाई। ब्रह्मास्त्र ने कुछ भी किया हो, लेकिन उसके बारे में आपका जो विजन था वो बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि बंदे ने आंख बंद करके डायरेक्शन किया है। स्टोरी एकदम बिखरी हुई है, इमोशंस कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और ऋतिक एनटीआर का कॉन्फ्लिक्ट मतलब उसको देखकर ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप के ऊपर दो टीनेजर्स आपस में झगड़ रहे हो, बिना कोई स्टेक के, बिना किसी थ्रिल के। राइटर श्रीधर राघवन की भी बात कर लेते हैं, इनको तो आपको ताली बजाकर देनी चाहिए। इन्होंने टाइगर 3 को डुबोया और अब वॉर 2 के साथ में स्पाई यूनिवर्स का पूरा फ्यूचर ही खराब कर दिया है। स्क्रिप्ट इतनी फ्लैट है कि पैनकेक इसके सामने एवरेस्ट लगेगा। ना कोई क्लैप वर्दी मूवमेंट है, और ना ही कोई एलिवेटेड सीन है, और ना ही कोई हाई पॉइंट है। बस 2.5 घंटे का एक बोरिंग स्लॉग है। स्पाई यूनिवर्स तो इंडिया का एमसीयू बनना चाहिए था, पर यह तो ऐसा लग रहा है कि अपने आप में आईसीयू में जाने की तैयारी कर चुका है। एक लंबा, बेकार और किसी बेमतलब की कहानी की तरह बस ऐसा लग रहा है चीज़ें बाहर जाती जा रही हैं। स्पाई यूनिवर्स से मुझे लगता है यशराज फिल्म्स को अच्छा फायदा हो रहा है। उनको लग रहा है कि चलो ठीक है, लोग इसी बहाने देखने तो आ रहे हैं। वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स में कहाँ खड़ा है, बस इतना कह सकते हैं कि ये वो ब्लैक शीप है जिसको टाइगर 3 भी जज करेगा। पठान, वॉर या एक था टाइगर के सामने ये फिल्म एक सिनेमैटिक क्राइम है। ना कोई स्टाइल है, ना कोई सब्सटेंस है, ना कोई वजह है इसके एग्जिस्ट करने का। हाँ, जनाबे अली सॉन्ग और डांस अच्छा है, लेकिन मैं एक म्यूजिक वीडियो देखने के 500 रुपये खर्च नहीं कर सकता। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म कैसे परफॉर्म करेगी इसके ऊपर बहुत से डाउट्स हैं। अगर मूवी लोगों को पसंद आ गई और वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का अच्छा आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है मूवी अच्छी करी जाएगी, जैसा कि हम लोग कई सारी मूवीज़ के साथ में देखते हैं। लेकिन अगर पब्लिक को ये बात समझ में आ गई कि यार मूवी में कुछ खास है नहीं, तो यकीन मानिए ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एकदम डब्बा गुल हो जाएगी। इसके अलावा अगर नॉर्थ और साउथ मार्केट्स में ये एवरेज बिजनेस कर ले तो अच्छी ही बात है, क्योंकि ये मूवी 400 करोड़ के बजट से बनी, तो इसको हिट होने के लिए भी कम से कम 550-600 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। दोस्तों, मेरी बात मानिए, अपना पैसा बचाइए और कुछ काम की चीज़ों में लगाइए, क्योंकि जो दूसरी मूवीज़ भी रिलीज़ हुई है ना, वो भी कोई खास नहीं है। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, अब कई सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि यार तुमने इतना नेगेटिव रिव्यू क्यों दिया है? देखिए, ये मेरा रिव्यू है। मुझे वो मूवी देखकर जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं हुई। अब एक हाई एक्शन मूवी में अगर वीएफएक्स ही खराब होंगे, तो आप बताइए ना, उस चीज़ को मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? तो अब आपको ये मैस कैसा लगेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। अगर आपको ये पसंद आए तो बताइएगा, अगर आपको बुरा लगे तो बताइएगा, क्योंकि वीएफएक्स का शौक से रिकवर मैं अभी भी नहीं हो पाया हूँ। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।